नमस्ते दोस्तों, ये लूसेंट जी के बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ाई करते समय ऐसे गाने सुनना या ऐसे सोना नहीं है। हमें फोकस करना होगा। तो हेडफोन लगाइए और चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, काम कर रहे हो या सो रहे हो, इन ऑडियो नोट्स को सुनिए। ये जीके आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। यह है प्राचीन इतिहास की 13th क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस विद एआई आपको पूरा जीएस यानी जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम लूसेंट, स्पीडी, किरण और घटना चक्र जैसी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी विस्तार से करवाएंगे। तो आप बस हम पर विश्वास बनाए रखें, सिलेबस विथ एआई से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्राचीन इतिहास के सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। एक ऐसा युवा शासक जिसने लगभग पूरी ज्ञात दुनिया को जीत लिया था। हाँ, और उसकी सेना के सामने बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वही अजेय सेना जब भारत आती है तो आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। बिल्कुल, दुश्मन की तलवारों से नहीं बल्कि अपनी ही सेना के इनकार की वजह से एक विश्व विजेता को लौटना पड़ता है। वही तो आज की इस क्लास में हमारा पूरा फोकस सिकंदर से जुड़े उन फैक्ट्स पर होगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हम यहाँ फैक्ट्स को सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, सिकंदर का जन्म, उसके पिता और उसके गुरु। जी, ये प्रारंभिक जीवन वाला जो हिस्सा है ना, ये परीक्षा के नजरिए से काफी जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधे क्रोनोलॉजी या कालक्रम के सवाल बनते हैं। अच्छा, तो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो फैक्ट्स बताते हैं कि सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। यानी ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे और इसके ठीक 3 साल बाद 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी। नए स्टूडेंट्स के लिए ये जो ईसा पूर्व या बीसी का हिसाब है ना, हाँ। ये हमेशा सरदर्द रहता है। 359 में पिता शासक बने और जन्म 356 में हुआ, तो साल आगे बढ़ने के बजाय पीछे क्यों जा रहे हैं? यही तो ईसा पूर्व की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें शून्य की तरफ बढ़ते हुए समय की उल्टी गिनती होती है। अच्छा, उल्टी गिनती? हाँ, जो संख्या जितनी बड़ी होगी घटना उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसलिए 359 पहले आता है और 356 उसके बाद। अब इस फैक्ट के पीछे का लॉजिक देखिए। जी बताइए। पिता का 359 बीसी में शासक बनना और सिकंदर का 356 बीसी में जन्म लेना, इसका सीधा मतलब है कि सिकंदर का जन्म एक राजघराने में हुआ था जब उसके पिता सत्ता के शिखर पर थे। राइट, यानी वो जन्म से ही एक शासक का बेटा था। एकदम। पर ये सत्ता का सफर बहुत लंबा नहीं चला ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे पीडीएफ के फैक्ट्स साफ बताते हैं कि 329 बीसी में फिलिप की हत्या कर दी गई थी। जी, 329 बीसी में। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा बेसिक मैथ्स लगाऊं, जन्म हुआ 356 बीसी में और पिता की हत्या हुई 329 बीसी में, तो 356 माइनस 329 बचा 27। यानी जब पिता की हत्या हुई तब सिकंदर की उम्र लगभग 27 साल रही होगी। एकदम सही। और ये जो मैथ्स लगाया ना आपने, यही तरीका इन डेट्स को हमेशा के लिए दिमाग में सेट करने का है। हाँ, इस तरह रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। 359, फिर 356 और आखिर में 329 बीसी। ये क्रम बताता है कि कितनी कम उम्र में सिकंदर के कंधों पर मकदूनिया का पूरा बोझ आ गया था। लेकिन देखिए, एक महान विजेता सिर्फ तलवार से नहीं बनता, उसकी सोच भी काफी धारदार होनी चाहिए। वही तो, और यही एंट्री होती है इतिहास के सबसे बड़े दार्शनिक की। फैक्ट कहता है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। हाँ, अरस्तु। एक तरफ दुनिया का सबसे आक्रामक विजेता और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शांत और महान फिलोसोफर। एक कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत अजीब है। सच में बहुत हैरान करने वाला है। और जब बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में सवाल आता है कि सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजनीति और दर्शन के एक बड़े संगम को दिखाता है। सही कहा आपने। परीक्षा बनाने वाले इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। राज्य कैसे चलाना है, दुनिया को कैसे समझना है, ये सारी कूटनीतिक शिक्षा सिकंदर को अरस्तु से ही मिली थी। तो अरस्तु की इसी शिक्षा और अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के दम पर सिकंदर ने वो कदम उठाया जो हमारे आज के दूसरे भाग से जुड़ता है, भारत विजय अभियान और हाइडाइस्पेस का युद्ध। जी, अब सिकंदर मकदूनिया से निकलकर सीधा भारत की सीमाओं तक आ पहुंचता है।
हमारे फैक्ट्स बताते हैं कि ये भारत विजय अभियान 326 बीसी में शुरू हुआ था। 326 BC, राइट? हाँ, और इस अभियान में सिकंदर अकेला नहीं था। उसका एक मुख्य सेनापति उसके साथ चल रहा था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और जब वो लोग भारत पहुंचे तो उनका सामना पंजाब के शासक पोरस से हुआ था। बिल्कुल, पंजाब के शासक पोरस। इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ वो प्राचीन इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। लेकिन इस युद्ध के बारे में एक चीज है जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। इस एक ही युद्ध के 3 अलग-अलग नाम हैं। हाइडास्पेस का युद्ध, झेलम का युद्ध और वितास्ता का युद्ध। हाँ, यहीं पर छात्र सबसे ज्यादा उलझते हैं। पर अगर इसका विश्लेषण करें तो समझ आता है कि ये कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ अलग-अलग सभ्यताओं का नजरिया है। वही मैं भी सोच रही थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी एक इंसान का घर का नाम अलग हो, स्कूल का अलग और ऑफिस का अलग। एग्जाम में पेपर बनाने वाला किसी भी नाम से सवाल पूछ सकता है, राइट? बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। देखिए, जिस नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी, आज हम उस नदी को झेलम कहते हैं, इसलिए ये झेलम का युद्ध हो गया। अच्छा। और अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखें तो उसी झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। एकदम सही। तो ये हो गया वितस्ता का युद्ध। और जो तीसरा नाम है ना, हाइडास्पेस, वो यूनानी प्रभाव की देन है। सिकंदर और उसके इतिहासकार यूनानी थे और उनके लिए वितस्ता बोलना थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने अपनी भाषा में इसे हाइडास्पेस कह दिया। हाँ, तो जब परीक्षा में जानबूझकर वितस्ता का युद्ध या हाइडास्पेस का युद्ध लिखकर पूछा जाता है कि ये किसके बीच हुआ था, अगर छात्रों को पता हो कि ये तीनों नाम एक ही नदी के हैं तो उनका जवाब कभी गलत नहीं होगा। ये नामकरण वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। और इस अभियान में एक नाम जो लगातार आ रहा है वो है सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। क्या इस नाम को याद रखने का कोई खास कारण है? जी, बहुत बड़ा कारण है। सेल्यूकस निकेटर का नाम इसलिए अहम है क्योंकि इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता है। सिकंदर के वापस जाने के बाद भारत और यूनान के बीच जो भी कूटनीतिक संबंध बने उसमें सेल्यूकस निकेटर मुख्य कड़ी था। ओ अच्छा, आगे चलकर भी इसका रोल है। बिल्कुल। जब हम आगे पढ़ते हैं मौर्य काल के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसी सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। राइट। इसलिए हिस्ट्री को एक चेन की तरह लिंक करना चाहिए। राइट। 326 BC का ये अभियान और सेनापति सेल्यूकस निकेटर ये दोनों फ्यूचर की नींव रख रहे थे। ये तो हो गई युद्ध की बात। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, सेना का इनकार और भारत से वापसी। ये पूरे प्राचीन इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ है। एक ऐसी सेना जिसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा था, वो अचानक आगे बढ़ने से मना कर देती है। फैक्ट्स के अनुसार पोरस से युद्ध के बाद सेना आगे बढ़ती है और व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच जाती है और यहीं से सेना नदी पार करने से साफ इनकार कर देती है। हाँ, यहां हमें उन भौगोलिक नामों पर फिर से गौर करना होगा जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। सेना किस नदी के किनारे रुकी थी? व्यास नदी। और इस व्यास नदी का प्राचीन भारतीय नाम विपाशा था और यूनानी इसे हाइफैसिस कहते थे। व्यास, विपाशा और हाइफैसिस। सही पकड़ा। पर यहां पर ना एक बहुत ही बारीक सा कैच है जो कैंडिडेट्स को पकड़ना चाहिए। कौन सा कैच? सेना ने नदी के पूर्वी तट पर जाकर मना नहीं किया था। वो पश्चिमी तट पर खड़े थे और वहीं से उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने नदी को पार ही नहीं किया। ये पॉइंट सच में जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिशा पूछ ली जाती है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तर या दक्षिण। तो पश्चिमी तट पर रुकने का मतलब है कि वो लोग भारत के और अंदर आने से पहले ही उसी पर से लौट गए थे। बिल्कुल। वो पश्चिमी तट एक तरह से उनकी आखिरी बाउंड्री बन गई थी और इस इनकार के बाद वापसी का सफर तय हो गया। 326 BC में अभियान शुरू हुआ था और PDF के फैक्ट्स बताते हैं कि 325 BC में सिकंदर भारत से वापस लौटा। लेकिन एक चीज यहां साफ लिखी है, लौटने का रास्ता स्थल मार्ग था। हाँ, स्थल मार्ग यानी जमीन का रास्ता। एग्जाम में ये सीधा सवाल बनता है कि सिकंदर भारत से किस मार्ग से वापस लौटा था, और वहां ऑप्शंस में जलमार्ग भी दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें याद रखना है कि मुख्य सेना स्थल मार्ग से लौटी थी। जी, और ये स्थल मार्ग का सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान और अनजान रास्ते थे। 326 से 325 BC के बीच का ये एक साल उसकी सेना पर सबसे भारी पड़ा था। और यही लंबी थकान आखिर में उस अंजाम तक पहुंचाती है जो हमारे चौथे और आखिरी भाग का विषय है, मृत्यु, जल सेनापति और प्रिय घोड़ा। 325 BC में वापसी शुरू हुई थी और फैक्ट यह है कि 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उस वक्त उसकी आयु यानी उम्र सिर्फ 33 वर्ष थी। सिर्फ 33 साल। बेबीलोन स्थान
323 बीसी साल और 33 वर्ष आयु, ये तीनों अलग-अलग वन लाइनर क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और अगर हम शुरुआती उल्टी गिनती वाले फॉर्मूला को यहाँ फिर से लगाएं तो 356 बीसी में जन्म और 323 बीसी में मृत्यु। 356 माइनस 323 जवाब आएगा 33। अब इस आखिरी हिस्से में एक फैक्ट है जहां स्टूडेंट्स काफ़ी नेगेटिव मार्किंग करवा बैठते हैं। फैक्ट कहता है कि सिकंदर का जलसेनापति निर्याकस था। हाँ, यहीं पर एग्जाम का सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। वही तो। अब छात्र यहाँ सोच सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले तो हमने पढ़ा था कि सेनापति सेलुकस निकेटर था, तो अब अचानक से ये निर्याकस कौन आ गया? देखिए, सेना का एक बड़ा हिस्सा स्थल मार्ग से गया, जिसका नेतृत्व मुख्य सेनापति सेलुकस निकेटर कर रहा था। पर सेना का कुछ हिस्सा और सामान नदियों और समुद्र के रास्ते भी भेजा गया था। अच्छा, तो वो अलग टुकड़ी थे? हाँ, उस जल सेना या नेवल फ्लीट का जो कमांडर था वो निर्याकस था। यानी अगर परीक्षा में सिर्फ सेनापति पूछा जाए तो आंसर सेल्यूकस निकेटर ही होगा, लेकिन अगर पेपर में साफ साफ जल सेनापति लिखा हो तभी हमारा आंसर निर्याकस होगा। ये तो वैसा ही है ना जैसे आज की आर्मी में आर्मी चीफ अलग होते हैं और नेवी चीफ अलग होते हैं। एकदम परफेक्ट कंपैरिजन है ये। इस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब आते हैं सिकंदर के जीवन के उस आखिरी रोचक फैक्ट पर जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, उसका प्रिय घोड़ा। हाँ, जिसका नाम बाओखिफला था। और बात सिर्फ उसके नाम तक सीमित नहीं है। फैक्ट कहता है कि सिकंदर ने अपने इस प्रिय घोड़े के नाम पर एक नगर ही बसा दिया था, बाओकेफला नामक नगर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नगर उसी झेलम नदी के तट पर बसाया गया था। वाह, उसी झेलम नदी के किनारे जहां पोरस के साथ वो महान युद्ध हुआ था। जी, इस एक फैक्ट में पूरा इतिहास सिमट जाता है। झेलम, जिसे वितस्ता या हाइडास्पिस भी कहा गया, उस ऐतिहासिक नदी के किनारे घोड़े के नाम पर नगर बसाना, ये दिखाता है कि वो स्थान उसके लिए कितना मायने रखता था। सही कहा। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो 359 बीसी में फिलिप के शासक बनने से शुरू होकर अरस्तु की शिक्षा, सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस के अलग अलग रोल, नदियों के 3 नाम और आखिर में 323 बीसी में बेबीलोन में 33 साल की उम्र में मृत्यु, ये एक पूरी क्लियर टाइमलाइन बन जाती है। बिल्कुल, और यही टाइमलाइन किसी भी स्टेट एग्जाम या एसएससी में आपके नंबर पक्के करती है। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स, अगर आपको फैक्ट्स को इस तरह गहराई से समझना और लिंक करना पसंद आ रहा है तो सिलेबस विद एआई के साथ बने रहें। हमारा लक्ष्य यही है कि आपको पूरा जीएस एकदम स्पष्ट हो जाए। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहे। इन सभी फैक्ट्स का विश्लेषण करने के बाद एक विचार है जो मैं छात्रों के सामने रखना चाहूँगा। हमने देखा कि कैसे झेलम को वितस्ता या हाइडास्पीस कहा गया और व्यास को विपाशा या हाइफिसिस। हाँ, ये नामकरण वाली बात। जी, प्राचीन काल में नदियों के ये भौगोलिक नाम सिर्फ नाम नहीं थे। ये बताते हैं कि जब 2 सभ्यताएं टकराती हैं तो इतिहास सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं लिखा जाता। तो और कहाँ लिखा जाता है? वो भाषाओं, नामों और भूगोल के जरिए हमेशा के लिए नक्शों पर दर्ज हो जाता है। हमें इतिहास को इस व्यापक नजरिए से भी देखना चाहिए। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।